हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं धारा सिंह गुजर। देखिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। वहां से हम आगे अपनी क्लास को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो कल की क्लास थी या जो अपने कल की कक्षा थी उसके अंदर हमने देखा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जो टॉपिक था हमने उसकी हमने शुरुआत की थी। तो दोस्तों हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि इतिहास को दोस्तों इतिहासकारों ने काल के अनुसार, समय के अनुसार तीन भागों में विभाजित किया है। हमने सबसे पहले देखा था आपका प्रागैतिहासिक काल और दूसरा हमने देखा था आदि ऐतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत दोस्तों हमने देखा था हमारी जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है या संसार की सभी जो सभ्यताएं थी वो आपकी दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। उसके बाद में अपने अंतिम जो काल देखा था वो था दोस्तों आपका ऐतिहासिक काल। यहां तक हमने पढ़ लिया था, यहां तक हमने पिछली कक्षा के अंदर अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, मैंने आपको आगे बताया था कि जो आपकी राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं हैं, मैंने उसमें आपके ताम्र युगीन सभ्यताओं में पढ़ रहे थे। उसमें भी सबसे पहले दोस्तों हमने देखा था राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध जो आपका नगर है कालीबंगा नगर के बारे में दोस्तों हमने अध्ययन किया था। हमने देखा था कि कालीबंगा जो आपका नगर है उसका खोजकर्ता कौन था, उसकी किस वर्ष खोज हुई और उसका उत्खनन कब किया गया और किनके द्वारा किया गया था। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि कालीबंगा जो आपका नगर था, जो सभ्यता थी, उसके दोस्तों हमने उपनाम भी देख लिए थे कि इसको किन किन नामों से हमें जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था कि जो आपका कालीबंगा जो नगर है उसमें दोस्तों हमने देखा था कि यह किस नदी पर या किस स्थान पर स्थित है, तो वो चीज भी हमने देख ली थी। उसके बाद में हमने कालीबंगा जो आपका घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, तो हमने घग्गर नदी के भी आपके उपनाम हमने देख लिए थे। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में कालीबंगा जो आपका नगर है उसमें कौन कौन से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कालीबंगा से प्राप्त हमें अवशेष। देखिए कालीबंगा से प्राप्त अवशेष, देखते हैं दोस्तों कि हमें जब इतिहासकारों ने इसका उत्खनन किया कालीबंगा आपके नगर का, तो उन इतिहासकारों को इस सभ्यता के अंदर उत्खनन के दौरान आप कौन कौन से अवशेष उन्हें प्राप्त हुआ वो चीजें आज हमें देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आप पढ़ते रहिए। देव क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल और देव क्लासेज ऐप पर भी आप हमारे क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे जो चैनल है देव क्लासेज बूंदी उसको आप लाइक एंड शेयर जरूर करें और उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आप सभी अपना जो एंड्रॉइड फोन है दोस्तों उसके अंदर हमारे देव क्लासेज बूंदी का देव क्लासेज बूंदी नाम से आपको एक ऐप मिलेगा प्ले स्टोर के अंदर, आप उसको भी डाउनलोड कीजिए। वहां पर भी आपको ये क्लास है हमारी क्लास मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। कालीबंगा से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले जो अवशेष प्राप्त होता है वो है दोस्तों आपका कि हमें कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा कि किस नगर से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त होता है, तो वो है दोस्तों आपका कौन सा है, कालीबंगा। जब हमें दोस्तों कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिल गया तो दोस्तों हमें यहां से हल का निशान भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्या मिलता है, हल का निशान कहां से प्राप्त होता है, कालीबंगा से। ये बात हो गई। उसके बाद में देखते हैं कि हमें दूसरा कौन सा अवशेष प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए कि हमें कालीबंगा से दोस्तों 7 आयताकार अग्निवेदियां प्राप्त हुई है। अवशेष में ध्यान रखना क्या मिली है,
सात अग्नि वेदियां, हम इसको यज्ञ वेदियां भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यज्ञ वेदियां। यह दोस्तों हमें कालीबंगा से हमें उत्खनन के दौरान सात अग्नि वेदियां प्राप्त हुई है, जिनका आकार आयताकार था। और दोस्तों हम इसे यज्ञ वेदियां भी कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि हमें कालीबंगा से दो फसलों का एक साथ बुआई के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? तो वो दोस्तों हमें कालीबंगा से एक साथ वहां के लोगों के द्वारा दो फसलों की बुआई की जाती थी। तो कौन सा नगर है सिंधु सभ्यता के अंदर आपका एकमात्र नगर माना जाता है? जो दोस्तों आपका कालीबंगा है, जहां से हमें एक साथ दो फसलों के बुआई के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। यहां तक देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों कि वो आपकी दो फसलें कौन कौन सी है। पहला आपका चना, दूसरा सरसों। ये दोनों फसलें दोस्तों हमें आपको एक साथ बुआई के रूप में प्राप्त होते हैं। और दूसरी फसल आपकी आती है दोस्तों गेहूं और जौ। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, देख लिया हमने, पढ़ लिया है। देखिए दोस्तों आगे और हमें कालीबंगा से क्या प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों हमें यहां से एक आपकी मेसोपोटामिया, जो ईरान इराक की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। कहां से हुई है दोस्तों? वो आपके कालीबंगा नगर से हमें एक साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता की मोहर हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है? तो वो दोस्तों आपकी कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की बेलनाकार मोहर हमको प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें और कालीबंगा में उत्खनन के दौरान कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें कालीबंगा के जो आपके मकान थे या जो भवन थे दोस्तों, वो हमें भवन दोस्तों हमें कच्ची ईंटों के प्राप्त होते हैं। किसके? कच्ची ईंटों के। ध्यान रखिएगा, इसी कारण दोस्तों कालीबंगा को गरीब बस्ती या दोस्तों आपकी दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। ध्यान रखना होगा आपको कि किस वजह से कालीबंगा को गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो दोस्तों हमें कच्ची ईंटों से अपने मकानों का निर्माण करते थे। इसी कारण उत्खनन में हमें कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है। इसी कारण हम इस सभ्यता को दोस्तों गरीब बस्ती व दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों मैं एक बार फिर दोबारा से इस चीज को रिपीट कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों सामने कि हम कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कालीबंगा से जूता हुआ खेत हमें प्राप्त होता है। जूता हुआ खेत मिल गया तो दोस्तों हमें यहाँ से हल के निशान भी प्राप्त होते हैं। ये आपका पहला नगर है सिंधु सभ्यता का, जहां से हमें जूता हुआ खेत प्राप्त होता है। उसके बाद में दोस्तों हमें कालीबंगा से 7 आयताकार अग्नि वेदियां भी प्राप्त हुई है। हम इस बात का यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से करीब 4,500 साल पहले भी लोग यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करते थे तो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं साक्ष्य के रूप में कि इस काल में भी, इस काल के सभ्यता के लोग दोस्तों आपके यज्ञ करते थे और उसको हम अग्नि वेदियां या यज्ञ वेदियां भी कहते थे। उसके बाद में देखिए दोस्तों हमें कालीबंगा से एक साथ खेतों में 2 फसलों के बुआई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे एक साथ गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं के साथ दोस्तों हम जो भी बो सकते हैं, ऐसा ही आज से 4,500 साल पहले हमें कालीबंगा से ये साक्ष्य प्राप्त हो गए। अब आपकी वो 2 फसलें कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपकी चना और सरसों, गेहूं और जौ। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें
कालीबंगा से दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता की बेलनाकार हमें मुहर प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, हमें लोथल से फारस की मुहर प्राप्त हुई थी और हमें कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर हमें प्राप्त हो रही है। यहां तक बात क्लियर है। आगे देखिए दोस्तों, हमें कालीबंगा से उत्खनन के दौरान जो वहां के भवन थे वो दोस्तों हमें कच्चे ईंटों के प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण इस सभ्यता को दोस्तों क्या नाम दिया गया है? गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती भी इस सभ्यता को नाम दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि हमें उत्खनन में और क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे कि हमें और उत्खनन के दौरान क्या क्या चीजें मिली है वो देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे दोस्तों, हमें कालीबंगा से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। क्या मिली है? लकड़ी की नालियां। ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जिससे हमें लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। अन्यथा सभी नगरों से हमें पक्की ईंटों की नालियां हमें प्राप्त होती है, लेकिन सिंधु सभ्यता से हमें दोस्तों लकड़ी की नालियां ही प्राप्त होती है। उसके बाद में दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता से कि कालीबंगा नगर से हमें अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, क्या प्राप्त हुई है? अलंकृत ईंट। आपका एकमात्र नगर माना जाता है कालीबंगा, जहां से हमें अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है। और दोस्तों ये ईंट भी हमें कालीबंगा के मकानों की फर्श से प्राप्त हुई है। यहां तक बात क्लियर दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। हमें कालीबंगा से दोस्तों हाथी दांत पूरा प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, हाथी दांत पूरा प्राप्त हुआ है। क्या मिला है हमें? कालीबंगा से दोस्तों हाथी दांत पूरा का पूरा प्राप्त हुआ है। ये भी हमें उत्खनन में कहां से मिला? कालीबंगा से हमें ये चीज हमें प्राप्त हुई है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, बहुत आनंद आएगा। आप देखते रहिए, हम जो पढ़ाते हैं उसे आप समझते रहिए और देखते रहिए लगातार। बहुत ही आनंददायक हमारी जो क्लास होती है, आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा देके आपको ये क्लास जाएगी। देखिए दोस्तों आगे की ओर हमें कालीबंगा में क्या चीज प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों आगे कि हमें कालीबंगा से दोस्तों एक पलड़े का दरवाजा प्राप्त होता है। कहां से मिला है दरवाजा? और वो भी आपका एक पलड़े का दरवाजा हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता का आपका एकमात्र नगर है जहां से दोस्तों हमें एक पलड़े का दरवाजा हमें प्राप्त होता है। यहां तक बात क्लियर दोस्तों। आगे देखते हैं और क्या चीज हमें अवशेष में या उत्खनन के रूप में कालीबंगा से प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, हमें कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का पैमाना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैमाने का मतलब स्केल होता है और हमें ये स्केल दोस्तों आपके कालीबंगा नगर से हमें प्राप्त होता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हमें कालीबंगा से दोस्तों ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई है। क्या मिली है? ऊंट की अस्थियां। कहां से मिली है? कालीबंगा से हमें दोस्तों ऊंट की अस्थियां भी हमें प्राप्त हुई है। दोस्तों एक नगर और था आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें सिंधु सभ्यता के अंदर ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है, लेकिन दोस्तों कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां ही प्राप्त होती है उत्खनन के दौरान। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं कि हमें और कालीबंगा से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों हमें कि हमें कालीबंगा से दोस्तों
हाथी दांत का ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से कुछ ज्यादा, हाथी से कुछ ज्यादा लगाव था लोगों को, तो हमें कालीबंगा से हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? कंगा। मैं कह रहा था कि कालीबंगा जो सभ्यता थी वहां के लोगों को दोस्तों हाथी के दांत से कुछ ज्यादा लगाव था, क्योंकि हमें हाथी से संबंधित 3-4 चीजें हमें उत्खनन में प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि हमें कालीबंगा से और क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, उसके बारे में भी हमें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें कालीबंगा से उत्खनन के दौरान एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है, और यह खोपड़ी जो थी आपकी वो दोस्तों छिद्र युक्त थी। इस छिद्र युक्त खोपड़ी होने के कारण दोस्तों इसको संसार का सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना जाता है। क्या माना जाता है? कि हमें कालीबंगा से दोस्तों संसार का सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के प्रमाण माने जाते हैं। हमें दोस्तों एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है कालीबंगा से, और उसमें कुछ छिद्र थे, तो इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया, यह कल्पना की कि हो सकता है कि इस खोपड़ी के अंदर जो आपके छेद है, जो छिद्र है, वो शायद शल्य चिकित्सा के प्रमाण हो सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमें और क्या प्राप्त हुआ है, वो देखिए दोस्तों कि हमें कालीबंगा का संसार का सबसे प्राचीनतम भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है? भूकंप के अवशेष। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है आपका कालीबंगा, जहां से हमें दोस्तों संसार का सबसे प्राचीनतम भूकंप के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों हमें और क्या मिलता है कि यहां से दोस्तों हमें तांबे की, ध्यान रखिएगा, तांबे की काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती है। कहां से? कालीबंगा से हमें दोस्तों तांबे की काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती है। यहां तो कोई क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए दोस्तों आगे की और क्या मिला है कालीबंगा से। देखिए दोस्तों, कालीबंगा से हमें कोई भी, ध्यान रखना कि कोई भी मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। ध्यान रखने वाली बात है कि हमें कालीबंगा से दोस्तों कोई भी मातृ देवी की मूर्ति हमें प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक बात क्लियर है। देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपके लिए इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या चीजें हमें कालीबंगा में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कालीबंगा से दोस्तों हमें लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जहां से हमें लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। बाकी जगह दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता के सभी नगरों से दोस्तों पक्की ईंटों की नालियां प्राप्त हुई है, लेकिन सिंधु सभ्यता के अंदर कालीबंगा से ही हमें दोस्तों लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमें कालीबंगा एकमात्र आपका स्थान है जहां से हमें अलंकृत ईंटों के अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वो ईंट हमें कहाँ मिली? मकान की फर्श के अंदर ये ईंट हमें मिली है जो अलंकृत थी। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों को कुछ हाथी से ज्यादा प्रेम था, इसी कारण दोस्तों यहाँ हाथी के कुछ ज्यादा अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। देखिए क्या मिला कि हमें हाथी दांत का पूरा हाथी दांत प्राप्त होता है। उसके बाद में दोस्तों हमें हाथी दांत का ही हमें क्या प्राप्त हुआ है? कंगा हमें हाथी दांत का प्राप्त हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि हमें कालीबंगा आपका एकमात्र नगर या सभ्यता है
जहां से हमें एक पलड़े का दरवाजा हमें प्राप्त होता है। देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भी हमें कहीं दो पलड़े के दरवाजे मिल जाते हैं, एक पलड़े का भी मिल जाता है, लेकिन हमें कालीबंगा से पहले ही एक पलड़े का दरवाजा मिल चुका है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, हमें कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? मिट्टी का पैमाना। पैमाना स्केल को कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं? स्केल को। उसके बाद में हमें कालीबंगा से दोस्तों ऊंट की अस्थियां प्राप्त होती है। क्या मिलती है? ऊंट की अस्थियां। उसके बाद में कालीबंगा से दोस्तों हमें एक छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी प्राप्त होती है, और उसे इतिहासकारों ने दोस्तों सल्ले चिकित्सा का संसार का सबसे प्राचीनतम सल्ले चिकित्सा का प्रमाण माना जाता है। यहां तक बात क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, हमें कालीबंगा से संसार का सबसे प्राचीनतम भूकंप के अवशेष प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि संसार के अंदर सबसे प्राचीनतम भूकंप का अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं, तो वो आपका दोस्तों कालीबंगा नगर माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमें कालीबंगा से तांबे की काले रंग की चूड़ियां भी प्राप्त होती है। और आगे बात आती है कि हमें सिंधु सभ्यता का आपका कालीबंगा ऐसा नगर है दोस्तों जहां से किसी भी प्रकार की हमें मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ये दोस्तों हमें सिंधु सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हमने पढ़ लिया है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये अवशेष अभी भी रह गए हैं। उसके बाद में हमने देख लिया, बढ़िया ढंग से हमने इस चीज को समझ लिया। आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। क्या देखेंगे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ आगे, हम आपको शेयर करवाते हैं कालीबंगा सभ्यता की, कि कालीबंगा जो आपकी सभ्यता है उसमें कौन कौन सी आपकी विशेषताएं हैं, उसको हमें देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता की विशेषता। देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की कौन कौन सी विशेषता है दोस्तों, हमें पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें सिंधु सभ्यता के अंदर इनकी विशेषता पढ़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज हमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, इस कारण मैं आपको यहाँ पर भी कालीबंगा जो सभ्यता थी उसकी विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ। हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको विशेषता बताता हूँ। सबसे पहले बात आती है कि कालीबंगा का जो आपका शासन था वो कैसा था दोस्तों। कालीबंगा का शासन दोस्तों हमें राजतंत्रात्मक प्राप्त होता है। कैसा मिलता है? राजतंत्रात्मक शासन के अवशेष हमें यहां से प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि कालीबंगा के जो नगर थे आपके दोस्तों, ध्यान रखना, नगर दोस्तों आपके दो भागों में विभाजित थे। कितने भागों में? दो भागों में। इधर आपका पूर्वी नगर, इधर आपका पूर्वी नगर और इधर आपका पश्चिमी नगर। देखिए दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता थी आपका वो दो नगरों में विभाजित थी, पूर्वी और पश्चिमी नगर। अब देखते हैं कि आपकी जो पश्चिमी नगर था दोस्तों, इस पश्चिमी नगर के अंतर्गत दोस्तों दुर्ग के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। किसके? दुर्ग के अवशेष। या हम कह सकते हैं कि इस टीले पर राजाओं का आवास था या दुर्ग था, तो वो आपका पश्चिमी टीला माना जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमें पूर्वी नगर में दोस्तों जनता के आवास, ध्यान रखना, और जनता के आवास के साथ साथ दोस्तों हमें श्रमिकों के आवास, श्रमिकों के आवास के साथ साथ दोस्तों हमें व्यापारियों के आवास, ये कहां प्राप्त होते हैं? ये दोस्तों हमें पूर्वी नगर के अंदर प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इनको
बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा का जो नगर थे कितने भागों में विभाजित थे, तो वो आपके 2 भागों के अंदर कालीबंगा के नगर विभाजित थे। उसके बाद में बात आती है दोस्तों, आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे देखिए जो आपका कालीबंगा सभ्यता का जो समाज था आपका दोस्तों, वो समाज आपका दोस्तों मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता है। ध्यान रखना, कैसा माना जाता है समाज? मात्र सत्तात्मक समाज। और संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। कैसी परिवार व्यवस्था थी? संयुक्त परिवार व्यवस्था हमें कालीबंगा से उत्खनन में प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, हम इस चीज को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, एक बार दोबारा से हम इस चीज को समझ लेते हैं। ध्यान रखना आप बहुत महत्वपूर्ण है, यहां समझना आपको जरूरी है, क्योंकि जो इतिहास का जब शुरुआत होता है, सभ्यताओं से इतिहास का शुरुआत होता है, और यहां से दोस्तों आपके हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके इन सभ्यताओं से जरूर आते हैं पेपर के अंदर। यदि आपका मान लो अगर आपने प्राचीन सभ्यताओं से यदि इतिहास की शुरुआत नहीं की, तो फिर बाद में आपके समझ में भी नहीं आ सकता है। इसलिए आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर के, जोर देकर के आप इस प्राचीन सभ्यताओं का जो आपका टॉपिक है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। देखिए हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हम देख रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की विशेषता। विशेषता में हमने सबसे पहले देखा राजनीतिक विशेषता के अंदर कि हम देख रहे हैं कि जो कालीबंगा का शासन था दोस्तों आपका, वो कैसा है? राजतंत्रात्मक माना जाता है। शासन कैसा था? राजतंत्रात्मक। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। हम कह सकते हैं कि हमें 2 टीलों का उत्खनन हुआ है, पश्चिमी और पूर्वी टीला। पश्चिमी जो टीला था आपका, वो दोस्तों थोड़ा बड़ा माना जाता था। कैसा माना? या ऊंचाई पर स्थित था। और दूसरा आपका नीचे वाला जो टीला है वो आपका पूर्वी टीला था, और ये नीचे वाली जगह या समतल स्थान पर यह टीला अवस्थित था। अब देखते हैं कि इन दोनों नगरों में जो 2 भागों में विभाजित है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे इनका डिवाइडेशन किया। देखिए दोस्तों, जो आपका पश्चिमी नगर है या पश्चिमी भाग है, वो दोस्तों आपका दुर्ग, यहां से हमें दुर्गों के अवशेष प्राप्त होते हैं। किसके अवशेष? दुर्गों के। आपका जो पूर्वी नगर था दोस्तों, पूर्वी नगर में हमें जनता के आवास प्राप्त होते हैं, और आवास के साथ में हमें श्रमिकों के आवास और व्यापारियों के आवास भी हमें प्राप्त होते हैं। ये आपकी राजनीतिक विशेषता कुछ थी। उसके बाद में दोस्तों हमें पता आता है, अगली बात आती है कि जो सिंधु सभ्यता का या आपका कालीबंगा सभ्यता का जो समाज था, वो दोस्तों आपका मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता है। कैसा माना जाता है? मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों कि यहाँ के लोगों का संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। कैसे? संयुक्त परिवार प्रथा कालीबंगा सभ्यता के लोगों के अंदर प्रचलित थी। यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई समस्या नहीं होगी शायद मेरे अनुसार। देखिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगली विशेषता हम देखते हैं आपकी कालीबंगा सभ्यता की। देखिए दोस्तों, आपकी अगली विशेषता, अगली विशेषता की हम बात करते हैं कि कालीबंगा में जो भवन थे वो दोस्तों आपके कच्ची ईंटों से प्राप्त या कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ध्यान रखना, कैसी ईंटों से बने थे? कच्ची ईंटों से कालीबंगा सभ्यता के भवन बने हुए थे। उसके बाद में बात आती है दोस्तों आपकी कि कालीबंगा के अंदर जो आपका मुद्राएं थी, मुद्राएं दोस्तों हमें कालीबंगा से तांबे की मुद्रा भी प्राप्त होती है। कैसी? तांबे की मुद्रा और मिट्टी की मुद्रा और सीलखड़ी की मुद्रा और बेलनाकार मुद्रा कहां की थी? अभी मैंने बताया था
मेसोपोटामिया सभ्यता से हमें बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये हमें कालीबंगा से हमें तांबे की मिट्टी की सिलकड़ी की और बेलनाकार मोहर भी प्राप्त होती है। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों अगली जो विशेषता है कालीबंगा की। देखिए दोस्तों अपनी अगली विशेषता आती है लिपि की। लिपि कालीबंगा के अंदर दोस्तों जो लिपि थी वो कैसी थी? सेंधव लिपि थी। कैसी? सेंधव लिपि। दोस्तों इस सेंधव लिपि को आज तक किसी भी व्यक्ति ने पढ़ नहीं पाया है। या कोई भी व्यक्ति दोस्तों इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। इसीलिए दोस्तों हमें कालीबंगा जो आपकी सभ्यता है उसकी पूरी की पूरी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। आगे देखिए दोस्तों इस कालीबंगा सभ्यता में जो सेंधव लिपि है दोस्तों उसको किन नामों से जाना जाता है मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों इसको भाव चित्रात्मक और चित्रात्मक और गोमुखी लिपि भी इसको कहा जाता है। ये इसके तीन नाम है। ध्यान रखना कि कालीबंगा सभ्यता की जो सेंधव लिपि थी उसके आपके सामने तीन नाम है, भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक और गोमुखी लिपि। दोस्तों ये जो लिपि होती थी इसको दोस्तों बाएं से ध्यान रखना दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। कैसे? दाएं से बाईं ओर। ध्यान रखना कि इसको इधर से लिखना चालू करते थे। यह किस सभ्यता की विशेषता है? किस लिपि की विशेषता है? तो सेंधव लिपि की ये आपकी विशेषता मानी जाती है। आगे देखिए दोस्तों अगली जो विशेषता आती है आपकी वो हम बात करते हैं कि अगली जो आपकी विशेषता है धार्मिक के अंदर देखिए दोस्त कालीबंगा सभ्यता के लोग धर्म को मानते थे लेकिन हमें यहां से कोई भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। जबकि सिंधु सभ्यता के लोग जिस धर्म को मानते थे, जिस देवता देवी देवताओं की पूजा करते थे वही ये करते थे, लेकिन यहां से हमें कोई भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। आगे हम बात करते हैं अगली विशेषता की। देखिए दोस्तों जो अगली विशेषता है कि वो यह है कि कालीबंगा में सुनियोजित, ध्यान रखना, सुनियोजित नगरीय व्यवस्था थी। कैसी थी? सुनियोजित नगरीय व्यवस्था कालीबंगा के अंदर हमें प्राप्त होती है। और अगला है कि हमें यहां से सुनियोजित दोस्तों क्या प्राप्त होती है? सुनियोजित जल निकास प्रणाली। ध्यान रखना कालीबंगा से हमें सुनियोजित नगरीय व्यवस्था और सुनियोजित जल निकास प्रणाली का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। ये दोस्तों हम देख रहे थे। एक बार और इस चीज को हमें बढ़िया अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों बोर्ड की तरफ सामने ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए हमें सिंध कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो आपके भवन थे दोस्तों वो कच्ची ईंटों के हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों बाद में बात करते हैं मुद्राओं की। तो दोस्तों हमें यहाँ से तांबे की, मिट्टी की, सेल खड़ी की मुद्राएं और बेलनाकार मुहर हमें प्राप्त हुई है जो मेसोपोटामिया की थी। जो हमें सेलकड़ी होता है दोस्तों ये एक पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। कि हमें पत्थर की भी मुद्राएं कालीबंगा से प्राप्त होती है। उसके बाद में बात आती है आपकी लिपि की। दोस्तों कालीबंगा के अंदर सेंधव लिपि पाई जाती है। सेंधव लिपि को दोस्तों भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक और गोमुखी लिपि भी कहा जाता है। और इस लिपि को दोस्तों दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाईं और इस लिपि को लिखा जाता था। उसके बाद में बात आती है धार्मिक विशेषता कि इस सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता की तरह सभी देवी देवताओं को पूजते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन यहां से दोस्तों हमें कोई भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं
होती है। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ से सुनियोजित नगरीय व्यवस्था और ध्यान रखना सुनियोजित जल निकास प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। संसार में सिंधु सभ्यता इन दो विशेषताओं के लिए ही प्रसिद्ध है, एक तो आपकी सुनियोजित नगरीय व्यवस्था और एक आपकी दोस्तों सुनियोजित नगरीय व्यवस्था और जल निकास प्रणाली। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चले क्या, देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि और सिंधु सभ्यता में और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में देखते हैं। कालीबंगा के अंतर्गत देखिए दोस्तों आगे आगे और विशेषता देखते हैं आगे कि दोस्तों हमें कालीबंगा के जो भवन थे वो दोस्तों आपके मुख्य सड़क की ओर नहीं देखते थे, ध्यान रखना। मुख्य सड़क की ओर नहीं देखते थे, तो कहां देखते थे, गली की ओर देखते थे। ध्यान रखना बहुत बड़ी विशेषता है कि सिंधु सभ्यता के नगर मुख्य सड़क की ओर न देख करके गली की ओर देखते थे। और दोस्तों इन मकानों में या भवनों में दोस्तों आपका आंगन होता था, आंगन के साथ में शौचालय होता था, शौचालय के साथ में दोस्तों रसोई घर होता था, रसोई घर के साथ में दोस्तों नालियां होती थी। ध्यान रखना नालियों के साथ दोस्तों कुआं भी हमें यहाँ के मकानों में मिले जाता है। ये इतनी चीजें आपके सिंधु सभ्यता के या कालीबंगा के मकानों से हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों आगे आगे देख रहे हैं कि हमें कालीबंगा से सड़कें प्राप्त होती है। तो कालीबंगा की जो सभी सड़कें थी दोस्तों वो समकोण पर आपस में काटती थी। कैसे, समकोण पर, जैसे ये आपकी मुख्य सड़क है तो फिर इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे सभी सड़कें आपस में हर सड़क को समकोण पर काटती थी। ये विशेषता भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों हमें कालीबंगा से समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना किसके साक्ष्य, समाधान के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। समाधान के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, आपके कालीबंगा से हमें समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों बात आती है कि हमें सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई या जो उत्खनन हुआ वो दोस्तों आपका 5 स्तरों में हुआ। कितने स्तरों में हुआ, 5 स्तरों में। ध्यान रखना कितने स्तरों में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ, 5 स्तरों में। 5 स्तर देखे दोस्तों, पहले इतिहासकारों ने यहाँ खोदा, उसके बाद यहाँ खोदा, उसके बाद यहाँ, उससे ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ऐसे करते करते सिंधु कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन दोस्तों आपका ऐसे 5 स्तरों में माना जाता है। ध्यान रखना कितने स्तरों में माना जाता है, 5 स्तरों में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमें कालीबंगा जो आपकी सभ्यता थी दोस्तों में यहां से प्राक हड़प्पा के अवशेष, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हड़प्पा के समय के अवशेष, और उसके बाद में बात आती है कि हड़प्पा के बाद के अवशेष। ध्यान रखना ये भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हो जाते हैं कि कालीबंगा के अंदर हमें हड़प्पा से पहले के अवशेष उत्खनन में मिलते हैं, हड़प्पा के समय के मिलते हैं, और हड़प्पा के बाद के भी हमें अवशेष कहाँ मिलते हैं, आपके कालीबंगा सभ्यता के अंदर। एक बार और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए और देख लेते हैं।
चलते हैं दोस्तों, सभी की निगाह बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। देखिए दोस्त, हमें कालीबंगा के जो भवन थे आपके, वो दोस्तों मुख्य सड़क की ओर न देख करके गली की ओर अपना दरवाजा होते थे या रखते थे। उसके बाद में दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे, वहां आंगन होता था, शौचालय उसमें होता था, रसोई घर और नालियां आपकी होती थी। और उन मकानों में दोस्तों एक एक कुआं भी होता था। उसके बाद में दोस्तों की कालीबंगा सभ्यता की सभी सड़कें आपस में सबको समकोण पर काटती थी। कहाँ काटती थी? समकोण पर काटती थी। देखिए दोस्तों ऐसे। उसके बाद में कि हमें कालीबंगा से दोस्तों समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और समाधान के बाद में दोस्तों कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ या जो खुदाई हुई, वो दोस्तों आपकी 5 स्तरों में कालीबंगा की खुदाई मानी जाती है। ऐसे उसके बाद में दोस्तों हमें कालीबंगा से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, वो दोस्तों आपके हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के समय और हड़प्पा के बाद के अवशेष भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा सिंधु सभ्यता से के कालीबंगा नगर से प्राप्त अवशेष और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, पढ़ लिया है और समझ लिया है। उसके बाद में दोस्तों हम आगे जो अपनी अगली जो कक्षा होगी, वो दोस्तों हमारे आहार सभ्यता से होगी। कालीबंगा सभ्यता आपकी यहाँ टॉपिक पूरा हो जाता है। हाँ तो दोस्तों आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देव क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल और देव क्लासेज बूंदी ऐप भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना जरूरी है। वहां हमें आपकी कोई ये क्लास मिल जाएगी। हाँ तो दोस्तों आप हमें जब YouTube पर कोई भी समस्या होती है तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, अपनी समस्या से हमें अवगत जरूर करवाइए, जिससे हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर सके। हाँ तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में इसी अंदाज में और इसी रोल के साथ। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। एक बार फिर सभी को मेरा आपको नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।